खबर 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो हाथरस से आ रही है। हाथरस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दंगे करने के लिए बनाई गई दंगे की वेबसाइट, बड़ी खबर इस वक्त की। हाथरस केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दंगे कराने के लिए बनाई गई दंगे की वेबसाइट, रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई। जांच एजेंसियों के हाथ लगी है डिटेल्स, पूरा पुख्ता जानकारी भी। इस्लामिक देशों से हुई फंडिंग की बात सामने आई है। रातों रात बनाई गई ये वेबसाइट, जांच एजेंसियों के हाथ लगी है डिटेल्स और पुख्ता जानकारी। अफवाह फैलाने के लिए मीडिया के दुरुपयोग के मिले तो सरकार और सीएम को बदनाम करने के लिए बनाई गई ये वेबसाइट, बड़ा खुलासा हुआ है। अफवाह फैलाने के लिए मीडिया के दुरुपयोग के सुराग यहां पर मिले हैं। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अफवाह फैलाने के लिए मीडिया के दुरुपयोग के जो सुराग है वो यहां पर मिले हैं। हाथरस केस में ये बड़ा खुलासा इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। दंगे कराने के लिए बनाई गई दंगे की वेबसाइट। लगातार विपक्षी पार्टी जो थी वो हमलावर थी सरकार पर, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ डिटेल्स लगे हैं, पूरी जानकारी सामने आई है। अफवाह फैलाने के लिए मीडिया के दुरुपयोग के जो सबूत है वो यहां पर मिले हैं, सुराग जो है वो यहां पर मिले हैं, क्योंकि सरकार को बदनाम करने की कोशिश, सरकार के खिलाफ साजिश। और जो वेबसाइट बनाई गई है वो रातों रात वेबसाइट बनाई गई है, जिसके सबूत भी, जिसके सुराग भी यहां पर जांच एजेंसी को मिले हैं। लगातार अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। किस तरीके से जातीय सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये वेबसाइट बनाई गई। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, यहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार और यहां पर सीएम को बदनाम करने की कोशिश, रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, ये कहा जा सकता है कि सरकार और सीएम को बदनाम करने की कोशिश, रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई। बिल्कुल चांदनी, देखिए इस पूरे मामले को लेकर कल ही एक बड़ा खुलासा हुआ था कि इस घटना की आड़ में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी। और आज एक सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस पूरे मामले को लेकर हिंसा भड़काने के लिए एक वेबसाइट बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो हरकत में आई, उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट के माध्यम से फंड जुटाया जा रहा था, फेक आईडी के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया था। और ये भी इस वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर अफवाह फैलाई जाए, गलत बयानी की जाए। हालांकि अब इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके रडार पर ये वेबसाइट आ चुकी है। इस वेबसाइट के पीछे कौन कौन से लोग हैं, अब इस बात की जांच की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है उससे जोड़ने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग की जा रही थी। हाथरस की घटना की आड़ में पूरे प्रदेश में जातीय हिंसा, उन्माद भड़काने की एक पूरी सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। इसके पीछे कौन कौन से लोग थे, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि कल ही पुलिस ने साफ किया है कि पीएफआई और एसपीडीआई जैसे जो संगठन है हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपको याद होगा चांदनी, पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम सीए को लेकर जो पूरे प्रदेश में हिंसा हुई थी उसमें उसका नाम आया था। पीएफआई से जुड़े तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया था। हालांकि जिस तरीके से अब हाथरस की घटना की आड़ में कहा जा रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत साजिश की जा रही थी, हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद अगर हम यूपी पुलिस की बात करें, सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, जांच एजेंसियों की बात करें, ये सभी एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से संगठन हैं, उनकी तलाश शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अविनाश, और यहाँ पर यह भी है कि जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो उनके हाथ कौन कौन से डिटेल्स और कौन कौन से सबूत लगे हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वेबसाइट से जुड़े कई अहम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, तभी ये दावा किया गया है कि एक मकसद था कि हाथरस की घटना की आड़ में उन्माद फैलाया जाए, जातीय हिंसा फैलाई जाए, पूरे प्रदेश को दंगे में झोंका जाए। और इसके लिए जिस तरीके से चूंकि जो सबूत हैं उसमें कहा जा रहा है कि गलत नंबर से और फेक आईडी से लोगों को जोड़ा गया था, उन्हें भड़काया गया था और लोगों को ये भी बोला जा रहा था कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीज़ों को पोस्ट करिए, वायरल करिए। हालांकि
अब चूंकि पुलिस के रडार पर, जांच एजेंसियों के रडार पर ये वेबसाइट आ चुकी है और सूत्र बता रहे हैं कि इस वेबसाइट के पीछे कौन से लोग हो सकते हैं, इसके बारे में भी जांच एजेंसियों ने पता लगा लिया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि चांदनी कल जिस तरीके से ये बात सामने आई थी कि साजिश रची गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जातीय हिंसा भड़काने को लेकर, उसके बाद चूंकि जांच एजेंसियां लगातार इस दिशा में काम कर रही थी कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है, उनका मकसद क्या हो सकता है कि इस तरीके की घटना को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए, इस पर सियासत की जाए और इसे एक बड़े माहौल के रूप में पूरे देश में पेश किया जाए, ताकि इसको लेकर एक माइलेज लेने की भी कोशिश हो रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हुआ है चांदनी, कह सकते हैं कि बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि इसमें कई चीजें बहुत अहम हैं। इसमें यह भी बात सामने आई है कि कई देशों से इस वेबसाइट के लिए और जो एक फेक मुहिम की शुरुआत की जाने वाली थी, एक झूठी मुहिम की जो शुरुआत की जाने वाली थी, उसके लिए विदेशी फंडिंग की भी डिमांड की जा रही थी, कई देशों से फंडिंग हो रही थी। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर कौन से वो संगठन है, कौन वो व्यक्ति है जो यूपी को हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। तो चूंकि अब जांच एजेंसियां और पुलिस उन लोगों की तलाश में लग गई है जो इस साजिश के पीछे थे। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के खिलाफ किस तरीके से नफरत फैलाने की साजिश की गई है और जिस तरीके से जांच एजेंसियां यहां पर लगातार जांच कर रही हैं, तो इसमें यह भी है कि कई फहरिस्त जो है, नामों की जो फहरिस्त है वो भी सामने आ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अविनाश। और बड़ी खबर लखनऊ से, हाथरस मामले में मुकदमा दर्ज, सीएम योगी को बदनाम करने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश, बड़ी खबर है इस वक्त की, सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। रातों रात वेबसाइट यहां पर बनाई गई है और इसके तहत देखिए किस तरीके से जातीय और यहां पर संप्रदाय के नाम पे जो नफरत है वो किस तरीके से फैलाई जा रही है। साजिशन के तहत ये वेबसाइट बनाई गई है। वेबसाइट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ कई सारे डिटेल्स लगे हैं, पुख्ता जानकारी उनके पास है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिरकार इस पूरे मामले में किसके किसके हाथ है, आखिर ये वेबसाइट किसने बताई है। फेक आईडी बना के लोगों को एक साथ जोड़ा गया है और इस हाथरस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी को बदनाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अविनाश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, बिल्कुल ये है कि सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब जिस तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी तो नामों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो सामने आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर चांदनी, क्योंकि कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ लोग इसके पीछे हो सकते हैं। और जहां तक सवाल हजरतगंज थाने में जिस व्यक्ति के खिलाफ और जिस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। दरअसल एक न्यूज़ चैनल का स्क्रीनशॉट फर्जी तरीके से तैयार किया गया था और उसमें मुख्यमंत्री का एक फर्जी बयान लगाया गया था एक जाति विशेष को लेकर, और उसे वायरल किया जा रहा था। जिसके बाद नरही के जो चौकी इंचार्ज हैं भूपेंद्र सिंह, उनकी तरफ से तहरीर दी गई है हजरतगंज कोतवाली में और उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके पीछे जो लोग हैं उनको पुलिस अब तलाश कर रही है। लेकिन जहां तक सवाल हाथरस की घटना की आड़ में जो लोग साजिश को अंजाम देना चाहते थे, उनकी तलाश में भी पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। साइबर सेल ने इस पूरे मामले को लेकर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वैसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो कि इस पूरी साजिश के पीछे हो सकते हैं। चूंकि ये बात सामने आ रही है कि आखिर क्या वजह क्या रही, आखिर किन कारणों की वजह से ये पूरा उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, ये पूरा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा था। तो चूंकि अब देखा जाए तो जांच एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हो गई हैं। वैसे लोगों की तलाश की जा रही है जो कि इस पूरी साजिश के पीछे थे और माना जा रहा है कि जल्द ही जो साजिश रची गई थी इसके पीछे जो लोग भी थे वो पुलिस के हत्थे होंगे। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर बात करें तो एक बड़ी साजिश के तहत कैसे यहाँ पर उन्माद फैलाया जा रहा है, लोगों में नफरत फैलाया जा रहा है, सरकार की छवि खराब की जा रही है। निश्चित तौर से एक बड़ी साजिश थी और ये साजिश उसी तरीके की थी जैसे दिल्ली दंगों की तरफ नजर आई। और इस बार साजिश का अंजाम देना इसलिए आसान हो सकता था क्योंकि सभी लोग मास्क लगाते हैं, सभी लोग हेलमेट पहनते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे लोगों को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि महामारी चल रही है, महामारी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए वो चीज़ भी नजर आई। जिस तरीके से अविनाश बता रहे थे कि जो प्लानिंग है ये वही प्लानिंग है जो फरवरी में दिल्ली दंगों से पहले नजर आई थी। पिंजरा तोड़ो गैंग एक्टिव हुआ था, उस वक्त भी
ऐसे ही स्क्रीनशॉट दिखाए गए थे। और राहुल, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है जस्टिस फॉर हाथरस से बनी है ये वेबसाइट। जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं उस वेबसाइट का नाम है जस्टिस फॉर हाथरस, और इसी वेबसाइट के जरिए किस तरीके से साजिश की गई है, किस तरीके से लोगों के मन में नफरत फैलाई गई है और किस तरीके से सरकार की छवि खराब करने की बात की जा रही है। वेबसाइट आपको बता दें कि जस्टिस फॉर हाथरस से नाम से ये वेबसाइट बनाई गई और रातों रात ये वेबसाइट बनाई गई है। लोगों को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है और फर्जी आईडी बना के लोगों को इस वेबसाइट के जरिए जोड़ा गया है, लेकिन अभी फिलहाल इस आईडी को बंद कर दिया गया, इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। राहुल डबास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर बात करें तो जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से वेबसाइट बनाई गई है और देखिए किस तरीके से इस वेबसाइट के जरिए कई सारे लोगों को इस वेबसाइट से जोड़ा गया है। निश्चित तौर से एक बड़ा नेक्सस है जो बड़ी बारीकी से काम करता है और इस नेक्सस के तार सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जुड़ते हैं। क्योंकि जब पीएफआई के नाम आया था, दिल्ली में सामने आया था, तो कैसे सीए प्रोटेस्ट को सीलमपुर के दंगों से जोड़ा गया, किस तरीके से पिंजरा तोड़ो गैंग ने काम किया, किस तरीके से इनके कथित कार्यकर्ता या यूं कहे जो एजेंट्स हैं वो आसपास के इलाकों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, धार्मिक जातीय उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट हाथरस में किया जाना था और हाथरस में इसलिए थोड़ी चीज़ें आसान हो सकती थी क्योंकि मास्क लगाना सबके लिए ज़रूरी हो गया है। ये अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए लोग काम करते हैं। अगर आप पूरा प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे कि आपको ब्रांडेड जूते नहीं पहनने हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी जिससे आपकी पहचान हो सके। टियर गैस से कैसे बचा जाए, टियर गैस से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, जो कभी साल 2 साल पहले कश्मीर में नज़र आता था। ये तमाम चीज़ें एक पूरा प्लान्ड प्रोपेगेंडा साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि कैसे जो अमेरिका की हालत चल रही है, जैसे वहाँ पर काले और रंग भेद के बीच में मामला चल रहा है, वैसे ऊंचे और अगड़ी और पिछड़ी जातियों को लड़ाने की कोशिश की जाए हिंदुस्तान के अंदर, हाथरस के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बड़ी प्लानिंग का एक बड़ा पदक्षेप हुआ है और इसमें बहुत से मासूम लोग भी फंस जाते हैं क्योंकि जो यहाँ के हाथरस के लोग हैं ये वाकई मासूम है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से जुड़े हो, उन्हें बरगलाना आसान हो जाता है बड़े शहरों की तुलना में। अगर आप किसी चैनल का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अगर आप किसी की पुराने बयान की बात करते हैं तो लोग जल्दी ही उत्साहित हो जाते हैं, जल्दी ही आक्रोशित हो जाते हैं। तो उनके सेंटीमेंट से कैसे खेला जाए, जो भारत को तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो इनका इस्तेमाल कैसे कर सकती है, वो साफ तौर पे नजर आ रहा था। और उसके पीछे जो वजह थी वो 2 थी। एक तो स्थानीय प्रशासन से गलतियों पे गलती होती रही, रात को 2 बजे 2:30 बजे अंतिम संस्कार करना, डीएम की तरफ से बयान आना, उस गलतियों ने एक प्रारूप बना दिया, एक बेस बना दिया। उसके बाद जो विपक्षी दल है उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की, कास्टमेट बोल्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो उसने एक काम किया। और जो तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिलता वो जातिगत लोगों को नहीं मिलता, वो राजनीतिक लोगों को नहीं मिलता, वो मिलता एंटी नेशनल लोगों को। जी बिल्कुल राहुल, ये भी है कि आपने ग्राउंड जीरो पर रह के हाथरस की रिपोर्टिंग की है, वहां के लोगों से बातचीत की है, पीड़ित परिवार से भी आपकी बातचीत हुई है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर यह कहना था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। बयान किस तरीके से बार बार बदले गए ये हम सब जानते हैं। निश्चित तौर से दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि पीड़ित परिवार का अभी भी कहना है कि दबाव किसी राजनीतिक दल, किसी जातीय संगठन की तरफ से नहीं था। पीड़ित परिवार का अभी भी कहना है कि ये दबाव शासन और प्रशासन की तरफ से था, क्योंकि गलतियां स्थानीय स्तर पे तो हुई है, लोकलाइज गलतियां हुई हैं। लेकिन ऐसे में जो सवाल उठता है, जब सीबीआई जांच की बात आई तब सामने निकल के आता, जब नार्को टेस्ट की बात आई कि ऐसी मशीन जो सच पहचान लेगी या सच बुलवा देगी तो हम क्या बोलेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो सवाल पैदा करते हैं। लेकिन कल जिस तरह की स्थिति बन रही थी, एक जातिगत संगठन आ रहा था, वो मार्च कर रहा था, उसके अलावा दूसरा जो स्वर्ण जातियों का था वो। बिल्कुल राहुल, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। हाथरस घटना के विरोध में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, जिला मुख्यालय पर होगा मौन सत्याग्रह। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि हाथरस मामले में लगातार इंसाफ की बात की जा रही है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जिला मुख्यालय पर होगा मौन सत्याग्रह, क्योंकि हाथरस कांड को देखते हुए लगातार पीड़ित परिवार की अगर बात करें तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देश में भी आक्रोश है, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस सरकार है वो काफी सक्रिय नजर आ रही है इसको देखते हुए। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो घटनाएं सामने हो रही हैं उस पे आखिरकार कैसे लगाम लगाया जाए। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हाथरस घटना के विरोध में आपको बता दें मौन सत्याग्रह। हाथरस मामले पर मायावती ने एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि हाथरस गैंगरेप कांड के बाद सबसे पहले
पीड़ित परिवार से मिलने और सही तथ्यों की जानकारी के लिए वहां 28 सितंबर को बीएसपी प्रतिनिधि मंडल गया था, जिनकी थाने में ही बुलाकर उनसे वार्ता कराई गई थी। वार्ता के बाद मिली रिपोर्ट अति दुखद थी, जिसने मुझे मीडिया में जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद वहां मीडिया के जाने पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई। कल और परसों विपक्षी नेताओं और लोगों के साथ पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। अति निंदनीय और शर्मनाक है। सरकार को अपने इस अहंकारी और तानाशाही वाले रवैये को बदलने की सलाह, वरना इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करके जो ये घटना हुई है उस पर उन्होंने अति निंदनीय बताया है, शर्मनाक बताया है, और लगातार जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। निश्चित तौर से, क्योंकि गलतियां तो हुई है। खासतौर पे प्रवीण कुमार की बात करें, क्योंकि डीएम का अभी भी ना ही पोस्टिंग बदली गई है, ना ही सस्पेंशन हुआ है। पीड़ित परिवार का, बाकी लोगों का, राजनीतिक संगठनों का यही डिमांड है, क्योंकि गलतियां तो स्थानीय स्तर पे हुई है। और जब जब स्थानीय स्तर पे गलतियां होती है तो क्राइसिस मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए 2 वरिष्ठ अधिकारी 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँचते हैं, डीजीपी पहुँचते हैं, अवनीश अवस्थी पहुँचते हैं। अगर क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं होता तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। क्योंकि ये मान चलिए कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी ऐसी गलतियां हुई थी। बड़ी पंचायत करने की इजाजत स्थानीय प्रशासन ने दी थी, उसके बाद दंगे भड़के थे। तो स्थानीय प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, और जिस तरीके से कार्रवाई हुई उससे ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के लोगों में विश्वास की बहाली हो। क्योंकि जब हाथरस की बात करते हैं, चाहे पीड़ित पक्ष की बात हो चाहे दूसरे पक्ष की बात हो, उनके अंदर विश्वास कम है। और जब तक विश्वास की कमी रहेगी, स्थानीय स्तर पर कमी रहेगी, तब तक जो संगठन देश विरोधी है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। राजनीतिक दल बात करते हैं, सरकार की मुखालफत करते हैं, जमहूरिया हक है। चाहे मायावती की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो, कल उन्होंने प्रतिनिधिमंडल भेजा था, सोनिया, प्रियंका की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, राहुल गांधी मिलकर आए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने गले लग करके सांत्वना दी थी। वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब गलतियों का फायदा विपक्षियों के साथ साथ देश विरोधी शक्तियां उठाने लगे, राष्ट्र विरोधी शक्तियां उठाने लगे, ऐसे में सवाल जरूर सोचना चाहिए कि गलती किसकी हुई, उसकी जिम्मेवारी तय हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल राहुल, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। राहुल और अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पर लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, और हाथरस में जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद जस्टिस फॉर हाथरस नाम से जो वेबसाइट बनाई गई है, उसके तहत देखिए किस तरीके से साजिश और किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। अनुराग जी, यहाँ पर जिस तरीके से नफरत और साजिश की बू आ रही है, उसके बाद कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार क्या करती है। सरकार सिर्फ सवाल पैदा करती है कि सरकार सवाल का जवाब पैदा करना चाहती है। सरकार सिर्फ सवाल पैदा करती है। मैं कहता हूँ अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी समाज के अंदर होती है, जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और सरकार कहे कि हाँ भाई, इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज समाज के अंदर हो रही है और हम उसको कंट्रोल करने में नाकाम है, क्योंकि सरकार कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में नाकाम पूरी तरह से है। हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला ना, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसमें भी सरकार फेलियर हुई। अगर इस तरह की बातें आ रही है जो आप, लेकिन अनुराग जी, यहाँ पर तो सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की छवि को कोई कैसे खराब कर लेगा? सरकार जिम्मेदारी से क्यों भागती है? सरकार तो वैसे हर चीजें पकड़ लेती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार, आप सरकार में हैं और आपके होते हुए सब चीजें होती है, इसके मतलब फेलियर है। आप समाज के अंदर में कानून। अनुराग जी, क्या ये मान लिया जाए कि ये दंगे की पूरी साजिश थी? ये मान लिया जाए कि सरकार फेलियर है, सीधी सी बात है। अगर कहीं दंगा होता है या कहीं दंगा किस तरह की एक्टिविटीज होती है या इस तरह का जिस तरह का अन्याय बच्ची के साथ हुआ, अगर वो होता है तो सरकार की फेलियर है ना। समाज के अंदर में सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर किसी जी अनुराग जी, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए शुक्रिया यहाँ पर, और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।